6 लेक्चर आप लोगों ने नहीं करने, आपने लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 7, 8 और 9, ये तीनों लेक्चर मिड से पहले, सॉरी समर वेकेशन से पहले हमने पढ़े हुए थे, जानबूझ के आप लोगों की मस्ती की वजह से दोबारा पढ़े। आपने वो 7, 8 और 9 कर लेने हैं। लेक्चर नंबर 10 से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे आपको ये लेक्चर नंबर 10 नजर आ रहा होगा। इस लेक्चर नंबर 10 का जो आप इंट्रोडक्शन है, वो सॉरी टॉपिक है, वो क्या है जी, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। सिंपल सी बात है, आपको पता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम या तो स्केलर कहते हैं या हम उनको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। सही है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो वाली होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो वाली होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज बनती हैं। सही है। स्केलर क्वांटिटीज की बात करें, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज बनती हैं। सही है। अच्छा, अब इसके अलावा जब आपने ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर को लिखना हो, वेक्टर को शो करवाना हो, ठीक है, तो उसका तरीका ये आपको नजर आ रहा होगा। ये हमने एक क्या किया है जी, और डायरेक्टेड लाइन बनाई है। ये ए बी की लाइन है हमारे पास, जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहाँ पे हो रही है, बी पे हो रही है। तो ये जो ए है इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और बी इसका कौन सा है, टर्मिनल पॉइंट है। ये हमारे पास ए बी वेक्टर कहलाएगा, और ए बी वेक्टर ये है वो वेक्टर है, ठीक है, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। और ये यहाँ हमने शो भी करवा दिया, ए बी वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, बी ए होता तो बी से ए की तरफ जाता, ये हमने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है, जब भी आपने कोई वेक्टर लेना है, वेक्टर के साथ क्या चीज अटैच होती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अच्छा, एक मेरी बात सुन लीजिएगा, कि 40 मिनट के बाद क्लास आपकी एंड हो जाती है। आप लोगों ने 4:15 तक ये क्लास लानी है। अगर सपोज क्लास एंड भी होती है तो आपने रीज्वाइन करना है मुझे। सही है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने जो सिंपल बात बताता हूँ कि जब भी आपने कोई वेक्टर लेना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर का डायरेक्शन भी है। वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, ये मॉड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मॉड से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये उसकी लेंथ भी कहलाती है, उसका मैग्नीट्यूड भी कहलाता है, किसी भी वेक्टर का ये उसका नाम भी कहलाता है। चलें, हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड की तो बात कर दी। अब हम आते हैं वेक्टर की डायरेक्शंस के बारे में। आपको पता है जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन को हमने शो करना हो तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, 1 होता है। यानी यूनिट वेक्टर के नाम से ही यूनिट नजर आ रहा होगा, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 या यूनिटी हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और मोस्टली जब आपने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या करते हैं, ये बी वेक्टर के ऊपर एक छोटा सा कैप बना लेते हैं। ये कैप नजर आ रहा होगा। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है, कि किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये वो यूनिट वेक्टर शो कर देता है। तो ये उस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड शो किया, ये उस वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन को शो किया जी। इसका मतलब है कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने बता दी। एनी हो, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर्स की एडिशन करने जा रहे हैं। सपोज हमने कोई भी 2 वेक्टर्स ले लिए, ये सपोज ए वेक्टर है, ये मेरे पास ये बी वेक्टर है। आपने क्या किया, ए वेक्टर का जो हेड है बी वेक्टर के टेल के साथ मिलाया है। ये आपके पास यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर आता है। आप रिजल्टेंट कैसे करते हैं, रिजल्टेंट का हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाते हैं, और रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ मिलाते हैं, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। ये आर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका, बी और ए का। इसका मतलब ए और बी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये आर आ जाएगा। तो ये बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। और ये रूल कौन सा कहलाता है, हेड टू टेल रूल। इस रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर का हेड लेते हैं, सेकंड वेक्टर की हम लोग क्या करते हैं, टेल लेते हैं। ये बेसिकली क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एनी हो, आगे चले नहीं, वेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ भी शो करवाया गया है, 2 से ज्यादा भी वेक्टर हो सकते हैं। यहाँ सपोज हमने ए बी सी डी ई एफ ये वेक्टर लिए हैं, तो हमने क्या किया है, जो बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा, ये हमने काम क्या किया है, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड की टेल के साथ, सेकंड का हेड थर्ड की टेल के साथ, थर्ड का हेड फोर्थ की टेल के साथ, फोर्थ का ये हेड फिफ्थ की टेल के साथ, फिफ्थ का हेड सिक्स्थ की टेल के साथ, सिक्स्थ का, अच्छा ये हो गया।
उसके बाद हमने इन सब का क्या करना है, रिजल्टेंट लेना है। तो ये रिजल्टेंट का हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ और रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ हम मिलाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। और आपको एक और पता है कि अगर हम ये रिजल्टेंट ऐसे ड्रा कर दें, ऐसे ड्रा कर दें, फिर ये रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने चले कहाँ से थे जी, हम ए से ओ से चले थे ना, तो सारा घूम फिर के दोबारा हम ओ पे अगर पहुंच जाएंगे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। यानी अगर हम रिजल्टेंट का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिला दें और रिजल्टेंट की टेल लास्ट वेक्टर की हेड के साथ मिला दें, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब उससे अगला देखिएगा, इक्वल वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, ये तीन डेफिनेशन आपने करनी है, इक्वल वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब हमने वेक्टर्स को डिस्कस करना है तो वेक्टर्स को डिस्कस करने के अंदर उसका हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। अब सिंपल, इन सिंपल वर्ड, इक्वल वेक्टर्स बेसिकली लें या आप ऑपोजिट वेक्टर्स ले लें या पैरेलल वेक्टर्स ले लें, तो डेफिनेटली एक से ज्यादा वेक्टर्स लेना पड़ेंगे, 2 3 4, मिनिमम 2 वेक्टर्स लेना पड़ेंगे। तो कोई भी 2 वेक्टर्स जो है ना वो आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शंस भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये आपको नजर भी आ रहा होगा, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। यानी जो मैग्नीट्यूड इसका है वही इसका है, जो डायरेक्शन इसकी है वही इसकी डायरेक्शन है। तो अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएं, इसका मतलब वो इक्वल वेक्टर्स बन जाते हैं। अब आते हैं हम ऑपोजिट वेक्टर की तरफ। ऑपोजिट वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स भी कहते हैं। इनकी खूबी क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है, फर्स्ट और सेकंड का मैग्नीट्यूड क्या आता है, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर एक ये डाउनवर्ड है दूसरा अपवर्ड है, तो इसका मतलब ऑपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, इनको ऑपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, देखिए इक्वल वेक्टर्स में हमने कहा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा, ऑपोजिट वेक्टर में क्या कहा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। लेकिन जो पैरेलल वेक्टर्स हैं इसके अंदर सिंपल एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि उनको पैरेलल होना चाहिए, आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उनकी डायरेक्शन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये हम लोगों ने काम करना है। सही है। अब यहाँ मैं आपको छोटी सी एग्जांपल यहाँ देता हूँ। वो ये हमारे पास एक फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारे पास एक सेकंड वेक्टर है, तो ये पैरेलल कब होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके थ्रू आउट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेम होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है इनके दरमियान में, ये चेंज नहीं होता। अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ले लूँ, एक ये वेक्टर ऐसे ले लूँ, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये बेगैरती करना छोड़ दें बेगैरती करना, इंसान बना करें, लानते आप पे ना छाई हुई। अच्छा, लेकिन ये देखें ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल नहीं है। और दूसरा ये पैरेलल वेक्टर्स आपस में कभी भी मिलते नहीं है आपस में, लेकिन जो नॉन पैरेलल हैं अगर आप इनको एक्सटेंशन दे दें, ये ऐसे एक्सटेंशन दे दें तो ये आपस में जाके मिल जाते हैं। सही है। अच्छा, पैरेलल के अंदर मैंने क्या कहा, सिर्फ उनको पैरेलल होना चाहिए। सपोज ये अगर और एक मैं वेक्टर ले लूं, ये सारे के सारे वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। सही है।
इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, सही है। लेकिन अगर एक और सपोज मैं वेक्टर ले लूं, ये वाला वेक्टर ले लूं, अब ये भी इनके पैरेलल है, लेकिन ये लाइक पैरेलल नहीं, ये अनलाइक पैरेलल है। ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है जी, अनलाइक पैरेलल हैं। एक की डायरेक्शन इस साइड पे है, दूसरे की इधर डायरेक्शन है, यानी पैरेलल हो और डायरेक्शन सेम हो, यानी ये और ये पैरेलल हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उनको लाइक पैरेलल कहते हैं। पैरेलल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनको हम अनलाइक पैरेलल कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आपने करना है क्या है, आपको क्या पैरेलल, उसका सबसे बेहतरीन तरीका आपने क्या करना, सपोज देखें हमने पहला वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर ए ले लिया, दूसरा वेक्टर हमने कौन सा ले लिया, बी ले लिया। ये ए और बी आपस में पैरेलल कब होंगे, अब सिंपल सी बात है, यानी अगर एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ये कांस्टेंट लैम्डा नजर आ रहा है, सपोज ये ए वेक्टर है, इसको मैंने किसी कांस्टेंट से, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, और अगर वो बी वेक्टर की इक्वल आ जाए, इसका मतलब है ये हमारे पास कौन से होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। यानी इन सिंपल वर्ड्स, दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं और आपको कहता है कि शो करो ये पैरेलल वेक्टर हैं। आपने क्या करना है, उनमें से कोई एक वेक्टर ले लेना है, उसको किसी कांस्टेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए। कांस्टेंट की खूबी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा होना चाहिए। वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है, विदाउट फ्रैक्शन भी हो सकता है, किसी किस्म की कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन होना रियल चाहिए। अगर तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट हो, क्या हो, पॉजिटिव कांस्टेंट हो, तो वो लाइक पैरेलल बनेंगे, और अगर वो नेगेटिव कांस्टेंट हो तो अनलाइक पैरेलल बनेंगे। लाइक पैरेलल पता है आपको कि जो पैरेलल तो होते हैं, डायरेक्शन सेम होती है। अनलाइक पैरेलल वो होते हैं जो पैरेलल तो होते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये सारे की सारी खूबियां बनती हैं लेमडा की। लेमडा पहली बात नॉन जीरो होना चाहिए, दूसरी बात लेमडा अगर पॉजिटिव हुआ तो ये लाइक पैरेलल को शो करेगा, ए और बी को लाइक पैरेलल शो करेगा, और अगर लेमडा नेगेटिव हुआ तो ये अनलाइक पैरेलल शो करेगा। मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। सपोज मैं अगर एक वेक्टर ए लेता हूँ, सही है, उसके कोऑर्डिनेट्स के हैं 2i प्लस यहाँ 3j लिखता हूँ। ठीक है, एक सपोज मैंने बी वेक्टर ले लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, 4i और a प्लस 6j। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो बी वेक्टर आपको नजर आ रहा है बी, ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, अंदर क्या आएगा, 2i प्लस 3j। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे बताएं, ये बी वेक्टर आपने लिया था इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज आया, ये 2i+3j, ये ए वेक्टर है ना आपके पास, ये ए वेक्टर आ रहा है, ये 2i+3j वाला ये वेक्टर आ रहा है। कौन सा वेक्टर आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है। अब सिंपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अगर हम ए को किसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बी के इक्वल आ रहा है, इट मीन ये ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है नहीं, पैरेलल। लेकिन यहाँ पे ये +2 का सिंबल आ रहा है, +2 नंबर आ रहा है, तो ये लाइक पैरेलल है। और अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल होता, वो यहाँ देखें, मैं अगर इधर माइनस ले लूं और ये आगे भी क्या कर लूं, माइनस ले लूं, सही है, ये नीचे आप क्या करेंगे जी, -2 कॉमन ले लें, सपोज -2 कॉमन लेना पड़ेगा, ये -2 कॉमन आया, अब ये b इज इक्वल टू -2a आ गया। इसका मतलब अब ये लाइक पैरेलल नहीं है, अनलाइक पैरेलल हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हैं। हाँ जी बच्चों, समझ आई, एक्सक्यूज मी। यस सर। ठीक
हो गया। सर ये जो लिखा हुआ है इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, इसका क्या मतलब है? यार ये रंजे वाला काम करते हो, मैं यही समझा रहा हूं। ये ए वेक्टर है ना आपके पास, हेलो, यस सर। और ये -2 क्या है, स्केलर है। तो वो क्या कह यस। रहा है कि अगर एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और वो दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए तो वो आपस में पैरेलल है। तो यहाँ क्या कह रहा है, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल, यानी देख रहे ए स्केलर मल्टीपल है ना -2 का, सही यस है, यस। और ऑफ द अदर वेक्टर वो दूसरे वेक्टर की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो आपस में पैरेलल है। इतना ठीक है। समझाने के बावजूद, अच्छा चलो अब मुझे एक और बात बताएं जी। अगर सपोज यहाँ पे बच्चों प्लस का साइन होता दरमियान में, सही है, आप माइनस कॉमन लेते, अब मुझे बताएं ये -2 जब आपने कॉमन लिया है, ये 2i-3 क्या ये दोबारा ए वेक्टर मिला है? नहीं मिला ना। नो सर। तो अगर ये दोबारा वेक्टर ए नहीं मिला तो इट मीन ये हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं, सही है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इट मीन ये ए और बी आपस में पैरेलल भी नहीं है। यानी अगर ये ए वेक्टर मिल जाता तो तब इन्होंने पैरेलल होना था, और अगर ए वेक्टर दोबारा नहीं मिला, क्योंकि देखो ना ए है 2i+3 और ये हमारा, यार ये माइक बंद कर लो, किस कोई कौन बात कर रहा है घर में, माइक बंद कर लिया करें। तो ये हमने पैरेलल वेक्टर्स की बात की है, सिंपल सी बात की है। तो +2 कॉमन आया तो लाइक पैरेलल, -2 आया तो अनलाइक पैरेलल, सही है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। आगे चल नहीं, एक मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, 1 मिनट। हमारे पास ये 3D सिस्टम है, इसके अंदर ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हमने ये स्पेस के अंदर एक पॉइंट पी लिया, अब स्पेस के अंदर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, जेड कंपोनेंट होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट बनता है, ये इसका वाई कंपोनेंट बनता है, ये इसका जेड कंपोनेंट बनता है। जब हम कोई भी वेक्टर लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये उसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो ये जो आई जे के हैं, आई डायरेक्शन शो करता है एक्स एक्सिस की, जे डायरेक्शन शो करता है किसकी, वाई एक्सिस की, और के डायरेक्शन शो करता है किसकी, जेड एक्सिस की। तो आई से मुराद अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे से मुराद अलॉन्ग वाई एक्सिस और के से मुराद अलॉन्ग जेड एक्सिस। यहाँ ये नीचे आपको वेक्टर्स उसने लिख के दे दिए हैं जी, एनालिटिकली ये वेक्टर्स को लिखा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे देख लें जी, ये सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट्स a1 a2 a3 i b के हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो i वाले क्वांटिटीज i में ऐड करते हैं, j वाले को j में ऐड करते हैं, k वाले को k में ऐड करते हैं। जब आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं जी, हाँ जी, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, आई वाले को आई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जे वाले को जे में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और के वाले को के में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारे का सारा बनता है, राइट, ठीक हो गया। अच्छा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने वेक्टर्स की पढ़ी एनालिटिकली, पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हमने पढ़ा था। अब ये हमने जो पढ़ी है वो एनालिटिकल फॉर्म में पढ़ी है। अच्छा, अब आप देखें, हमने इससे पहले जो वेक्टर्स की एडिशन पढ़ी है, दो वेक्टर्स को ऐड किया तो वेक्टर ही मिला, सब्ट्रैक्ट किया तो वेक्टर ही मिला। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे, बल्कि वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जिस तरह स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी वेक्टर को स्केलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वेक्टर ही आंसर मिलेगा, ये तो आपको पता है। सपोज इसकी एग्जांपल बड़ी उसने यहाँ अच्छी दी हुई है, ये आपको एक वेक्टर ए उसने दिया हुआ है
पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से उसने उसकी मैग्नीट्यूड क्या कर दी, इस ए की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया ना, ये लेंथ उसकी बढ़ा दी, लेकिन डायरेक्शन सेम रखी है। जो ए की डायरेक्शन है वो 2a की डायरेक्शन है, यानी ए की डायरेक्शन, ए की लेंथ डबल होगी। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 3a से, उसने भी लेंथ को क्या कर दिया, ठीक है, 3 टाइम्स कर दिया, लेकिन डायरेक्शंस क्या रखी, सेम रखी। यहां से पता क्या चलता है कि जब आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए -2 ने क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दिया और इसके साथ उसकी डायरेक्शन को भी उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही, एक की डायरेक्शन अपवर्ड थी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आई, उसका जो मैग्नीट्यूड था उसका इसने डबल कर दिया। तो यहां से ये पता चलता है कि हम किसी भी वेक्टर को किसी भी कांस्टेंट नंबर से या किसी भी स्केलर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा भी सकता है। 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। लेकिन अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। सही है, इसका मतलब है किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ वो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। लेकिन जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देगा और इसकी डायरेक्शन को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। -2a ने क्या किया, मैग्नीट्यूड भी डबल कर दी और डायरेक्शन क्या कर दी, ऑपोजिट कर दी। ये हमारे पास फर्क पड़ता है। इट मीन स्केलर मल्टीप्लिकेशन या किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मैग्नीट्यूड सिर्फ कब चेंज होगा, जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब हम नेगेटिव नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। सही है नहीं? अच्छा, अब उसके बाद आ रहा है स्केलर प्रोडक्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम वेक्टर्स को वेक्टर में ऐड करेंगे, वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेक्टर मिलेगा। किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर मिलेगा। लेकिन किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्केलर भी आंसर मिल सकता है, हमें वेक्टर भी आंसर मिल सकता है। जब हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर आंसर मिल जाए, तो उसका नाम रखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि ये हमें ऐसा प्रोडक्ट हमारा जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट लिया है लेकिन आंसर हमें क्या मिला है, स्केलर, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये हमें मिलता कैसे है, बाय डॉट, बाय इसका मतलब इन वेक्टर में दरमियान में हम डॉट डालते हैं तो हमें मिलता है। इट मीन इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्केलर आंसर मिलता है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में डॉट लेते हैं। और अगर आगे चलें तो वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि अगर प्रोडक्ट से वेक्टर आंसर मिले तो वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, अगर वेक्टर को क्रॉस करने से वेक्टर मिलता है आंसर तो इसका मतलब है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अभी लेक्चर खत्म होने वाला, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा अगर खत्म हो तो, ठीक है, दोबारा मुझे ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अब उससे अगली बात, प्लीज ये नीचे आए। यहां तक तो मेरा ख्याल समझ आ गया होगा। हाँ जी, ये सिंपल सी बात है, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इसको लिखते क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये भी आपको पता होगा। सपोज ये ए वेक्टर अगर मैं ले लूं, ये मैं अगर बी वेक्टर ले लूं, उनके दरमियान में ये एंगल जो होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थीटा वो वाला एंगल है जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होता है, ठीक है। और अब सिंपल सी बात है, यहाँ देखिएगा, आपको पता है कि ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, बी डॉट ए के। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड करती है। बेशक कोई दो वेक्टर्स उठा कर देख लीजिएगा, ए लेफ्ट पे रखें, बी को राइट पे रखें, या बी को राइट लेफ्ट पे रखें, ए को राइट पे रखें, आंसर इनका क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ये कम्यूटेटिव, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड डायरेक्शन
को शो कर रहा है, तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉस सिर्फ डॉट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता। क्रॉस आगे चल के हम पढ़ेंगे, वहां आपको ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, यहाँ कुछ रिजल्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के। अच्छा, ये तो आपने लिखा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और ये जो दरमियान में ये सिंबल शायद आपको नजर आ रहा होगा, ये सिंबल ये अगर दरमियान में सिंबल हो ना ए और बी के दरमियान में, इसका मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, ये इस तरह वेक्टर बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, इनके दरमियान में अच्छा, ये परपेंडिकुलर दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वो आपको पता है कि उनके दरमियान में जो एंगल होता है नाइन्टी डिग्री का होता है। तो जब आप 90 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे cos 90 लिखते हैं, cos 90 आपको पता है ये जीरो के इक्वल होता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता है। इसका मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? सही है, जब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इन फ्यूचर भी याद रखें, अगर आपको कोई कहता है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन है, तो आप बताएंगे उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अगर आपसे पूछेंगे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये भी आपको पता है, ये जो आई जे के तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस बनाया हुआ सारा का सारा। ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स आप कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसको हम ये म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। सही है, दो वेक्टर्स पैरेलल, ये वेक्टर्स पैरेलल आपको पता है, ये इस तरह ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, दो आपको पता है ये जब पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्रीज होता है। कितना होता है? 0 डिग्रीज होता है, या 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है, सही है, तो 0 डिग्रीज है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब है cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है। ये उसने बताया हुआ है कि cos 0 यहाँ पे 1 के इक्वल है। ठीक है, ये इस फार्मूले के अंदर अच्छा, फिर एक और चीज उसने कुछ प्रॉपर्टी बताई है कि अगर आप इस बी वेक्टर को क्या करें, इस ए से रिप्लेस कर दें, मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये ए से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे भी ये आ जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें, ए डॉट ए एक मैग्नीट्यूड का स्केयर आता है, और इसके अलावा पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। ये आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 क्यों होता है? हमें पता है कि इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्रीज होता है। cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, ये लिखने की जरूरत है? समझाऊं या ठीक है? एक्सक्यूज मी, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 क्यों है? तो बोलेंगे सर आगे समझा दें सर। ओके, ये देखो शहजादे, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, सही है, इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या लिखना है? आई का मैग्नीट्यूड लिखना है ना, आई का मैग्नीट्यूड, सही है, यू नो आई यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एग्री? फिर अगला दूसरा आई का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, सही है। फिर आगे cos ऑफ, यहाँ क्या लिखना होता है? आई और आई के दरमियान में क्या होता है? एंगल 0 डिग्रीज होता है ना, cos 0, एम राइट? और cos 0 बेसिकली किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, एम राइट? तो ये सारा को मल्टीप्लाई कर आंसर माना आ जाता है। ठीक है, ये आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, आई का आई के साथ एंगल 0 होता है, जे का जे के साथ एंगल 0 होता है, के का के के साथ एंगल 0 होता है। ठीक है, और अगर हम जे की बात करते तो फिर यहाँ पे cos 90 आ जाना था। cos 90 क्या होना था?
ये 0 होना था, 0 into something 0 हो जाना था। Am I right? ओके सर। ये दो आपको वेक्टर्स दिए गए हैं उसने, सही है। ए वेक्टर किसकी इक्वल है, 3k की इक्वल है, बी किसकी इक्वल है, √2i प्लस √2j, सही है। ए का जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लेना आता है ना। हाँ जी, कि नहीं आता। √2 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 2 आता है, ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 3 आएगा। और ए और बी के दरमियान में जो एंगल है उसने सपोज खुद ही बता दिया, अगर पहले ही बता दिया उसने π/4 है, सपोज लिखा नहीं है एग्जांपल सही तरह नहीं लिखेगी, एंगल थीटा उसने 0 डिग्रीज π/4 दिया हुआ, तो ये आंसर आ जाएगा। कोई भी एंगल दिया जा सकता है। ये देखिए नहीं, अल्लाह है, ये ए और बी हमें दिए गए हैं, आपने इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो सीधे सीधे बात है, आप ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करेंगे उसके बाद भी आंसर ये आएगा। तो आपने डायरेक्टली काम करना होता है कि आई के साथ डॉट ले लेते हैं, सही है, आई के साथ डॉट ले लेते हैं, जे का जे के साथ डॉट लेते हैं, के के साथ ले लेते हैं, सही है। ये तो मेरा ख्याल पता होगा, यकीन से आपको पता होगा। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के के साथ। इसकी वजह क्या होती है, सिर्फ आई के साथ आता है, जे के साथ आता है, के साथ आता है। कोई बताएगा आप में से? आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, इसलिए आई का आई के साथ लेंगे ना तो 1 आएगा, आई का जे के साथ 0 आ जाएगा, आई का के साथ 0 आ जाएगा ना, 1/1 जब मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जे का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 1, जे का के साथ 0, के का आई के साथ 0, के का जे के साथ 0, के के साथ 0 1 सॉरी, इसलिए हम लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आप लोगों ने काम करना होता है। ओके, ये तो समझ आ ही गई आपको, इतना तो पता ही। अच्छा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जब आपने लेना होता है, आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, सही है। तो यहाँ भी थीटा हमारे पास इधर रहेगा, कॉस साइड पे ले आएंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ उसने आपको दो वेक्टर्स दिए, ए दिया है, बी दिया है, ये ए मैग्नीट्यूड उसने दिखाया है आपको, बी भी दिखाया है, सही है। थीटा इसके अंदर ये वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल होता है, ठीक है। बच्चों समझ आइए कुछ, कोई नहीं। सर जी 4 बज गए, हम बस कर दें आज। अच्छा चलो जी, बस कर देनी। अली तू भैड़ी गल करनी होंदी है। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।